हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू कॉर्बेट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्प्रिंग बूट के मोस्ट कॉमनली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। और ये हमारा है पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जरूर देखिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। और ये हमारा पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी आने वाला है। सो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा और क्वेश्चन नंबर 11 है, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 to 10 मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में कवर करके दे दिया है। सो डिस्क्राइब द स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मैकेनिज्म। सो द स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर्स द स्प्रिंग एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसी प्रेजेंट इन द क्लास पाथ। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जब भी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं तो बेसिकली एप्लीकेशन क्रिएशन के टाइम पे हम लोग डिपेंडेंसी को स्पेसिफाई करते हैं। तो अगर हम लोग एक डिपेंडेंसी स्पेसिफाई कर देंगे तो उसके सारे चाइल्ड डिपेंडेंसी ऑटोमेटिकली डाउनलोड होके मिल जाता है फ्रॉम द मैवेन रिपोजिटरी। इट यूज द कंसेप्ट ऑफ कंडीशनल टू डिटरमाइन विच बीन्स एंड कॉन्फ़िगरेशन शुड बी इनेबल और डिसेबल, यानी कि ऑटोमेटिकली जितने भी कॉन्फ़िगरेशन हमने डिफाइन करेंगे उसके बेसिस पे कुछ प्रॉपर्टीज़ को इनेबल करेगा, कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिसेबल कर देगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बाय एनालाइजिंग द क्लास पाथ एंड अवेलेबल कॉन्फ़िगरेशन स्प्रिंग बूट कैन प्रोवाइड सेंसिबल डिफ़ॉल्ट एंड रिड्यूस द नीड फॉर एक्सप्लिसिट कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि सपोज स्प्रिंग फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं, मैं स्प्रिंग फ्रेमवर्क बोल रहा हूँ स्प्रिंग बूट ने, तो जब भी आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क के ऊपर काम करते हैं और स्प्रिंग एमवीसी के ऊपर, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको एप्लीकेशन रन करने के लिए एक्सटर्नल टॉमकेट चाहिए होता है। बट स्प्रिंग बूट के अंदर ऑलरेडी एम्बेडेड सर्वर होता है, इंटरनली वो प्रेजेंट होता है। जब भी हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे और वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे वहाँ पे हमें इस टॉमकेट जो है बेसिकली स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास होता है और एप्लीकेशन को डायरेक्टली हम लोग रन कर सकते हैं। बेसिकली स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जो है वो एक रेडी स्टेट में मिलता है, प्रोडक्शन रेडी स्टेट में। जस्ट हमें अपना बिजनेस लॉजिक अप्लाई करना है और एप्लीकेशन को बिल्ड कर देना है। दैट्स इट, सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंपोनेंट एनोटेशन इन स्प्रिंग बूट। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी important question. The added component annotation is a core annotation from the Spring framework and is also used in Spring Boot. स्प्रिंग बूट के अंदर ही हम लोग एनोटेशन को यूज करते हैं। इसका क्या यूज है मैं आपको बताने वाला हूँ इसी स्लाइड के अंदर। इट इज़ अ जेनेरिक स्टोर टाइप एनोटेशन यूज टू मार्क अ क्लास एज अ स्प्रिंग मैनेज कंपोनेंट। देन components are auto-detected by Spring and can be used by dependency injection and component scanning। अभी देखिए बेसिकली component annotation एक पेरेंट है, उसके अंदर आता है हमारा रिपोजिटरी, देन आता है सर्विस एंड आता है कंट्रोलर। तो डिपेंडिंग अपॉन लाइक अगर रिपोजिटरी एनोटेशन किसी फाइल के ऊपर और बेसिकली किसी इंटरफेस के ऊपर आप इंडिकेट करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि वो फाइल का काम क्या है, रिपोजिटरी रिलेटेड, डेटाबेस रिलेटेड का कोई भी काम करना। ठीक है। फॉर एग्जांपल सर्विस है, तो अगर किसी क्लास फाइल के ऊपर आप @सर्विस एनोटेशन यूज़ करते हैं तो बेसिकली वहाँ पर प्रेजेंट होगा हमारा बिजनेस लॉजिक। जो भी बिजनेस लॉजिक आप परफॉर्म करना चाहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो बेसिकली @सर्विस क्लास के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल, यानी कि जो भी हमारा एंड पॉइंट है किसी भी एपीआई को हिट करने के लिए, किसी भी एंड पॉइंट को परफॉर्म करने के लिए, वो बेसिकली हमारा होता है कंट्रोलर क्लास में। अभी क्यों इस एनोटेशन का यूज करते हैं, तो बेसिकली अगर हम लोग यूज करते हैं कंपोनेंट किसी क्लास के ऊपर तो उस क्लास का पर्पस क्या है वो समझना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारे पास 3 एनोटेशन होता है। रिपोजिटरी यानी कि डेटाबेस के रिलेटेड रहेगा तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करो रिपोजिटरी। बिजनेस जो परफॉर्म कर रहे हैं उस क्लास के अंदर तो यूज़ कर लो सर्विस। सपोज आप यूज़ करते हैं गेट मेथड, पुट मेथड और पोस्ट मेथड किसी मेथड के ऊपर, तो वहाँ पे आप यूज़ कर लीजिए कंट्रोलर एनोटेशन का। इससे क्या होता है हमारे क्लास फाइल को समझने में काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंपोनेंट, रिपोजिटरी, सर्विस एंड कंट्रोल। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया प्रीवियस स्लाइड में, बट यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं और पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। हर एक पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मैंने खोज के बनाया है जो कि हमें इंटरव्यू में बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग जो हमें बोलना है वो नहीं बोल रहे, बाकी सारी चीज़ें हम लोग बोल रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। देखिए
component. It is a generic stereotype annotation used to mark a class as a Spring managed component. ये मैंने पॉइंट्स ऑलरेडी कवर किए हैं. It is a broad and generic term that can be used for any type of Spring managed component. Next है हमारा repository. It is a specialized form of component used to indicate that the class is a repository or data access component. जैसे मैंने आपको बताया, अगर किसी क्लास को हमें डिफाइन करना है कि हाँ ये क्लास होगा रिपोजिटरी, ये इंटरफेस होने वाला है रिपोजिटरी, और यहाँ पर डेटा एक्सेस रिलेटेड हम लोग एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं, तो उस क्लास के ऊपर हम लोग यूज़ करेंगे @repository annotation. इट टिपिकली इनकैप्सुलेट्स डेटाबेस ऑपरेशन एंड एक्सेप्शन ट्रांसलेशन. इसका मतलब क्या है कि हम लोग वहाँ पर बेसिकली क्वेरी को हम लोग लिखते नहीं है, सपोज फाइंड बाय आईडी, तो ऑटोमेटिकली उस रिपोजिटरी पैकेज के अंदर और रिपोजिटरी क्लास के अंदर जब भी हम लोग रिपोजिटरी को इंजेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर सारे मेथड प्रेजेंट होते हैं, और उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है वो होता है हमारा हिडन. क्या होता है हमारा इनकैप्सुलेटेड. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज हिडन और इनकैप्सुलेटेड. नेक्स्ट है @service annotation. It is a specialized form of component used to indicate that the class is a service component. It encapsulates business logic. जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप चाहते हैं कि बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करना तो यूज़ कीजिए @service annotation का, and is often used as an intermediate layer between controller and repository. So basically हमारे पास एक रिक्वेस्ट आया कंट्रोलर के पास में, उसको स्टोर करना है डेटाबेस में, तो हम लोग क्या करेंगे मिडलवेयर में डाल देंगे. हम लोग क्या डालने वाले हैं, हम लोग डालेंगे सर्विस लेयर, जहाँ पे हम लोग बिजनेस लॉजिक को परफॉर्म करेंगे. ऑब्जेक्ट का मैनिपुलेशन, ऑब्जेक्ट को चेंज करना, उसके बेसिस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है नहीं करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे सर्विस एनोटेशन क्लास के अंदर. नेक्स्ट हमारा बचा है कंट्रोलर एनोटेशन. सो it is a specialized form of component used to indicate that the class is a web component and it handles incoming request, perform business logic and prepares response to send back to the client. यानी कि कंट्रोलर क्लास का काम होता है रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना, उसके ऊपर बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करना यानी कि सर्विस लेयर का यूज करके, एंड देन रिस्पॉन्स को सेंड करना क्लाइंट के पास कि हाँ ये एक्शन परफॉर्म हुआ है, ये एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ @autowire annotation इन स्प्रिंग बूट. ये जो है बेसिकली एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन करके टर्म होता है जिसके अंदर यूज़ करते हैं. अगर आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन के ऊपर कंप्लीट इन डेप्थ में वीडियो चाहिए, मैंने ऑलरेडी बना दी है, आप जरूर चेक कीजिए प्लेलिस्ट ऑन स्प्रिंग बूट, लर्न स्प्रिंग बूट फॉर फ्री. उसके अंदर आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन के ऊपर मिल जाएगा. जस्ट मैंने रिसेंटली अपलोड किया, 1 हफ्ता हुआ रहेगा. द @autowire annotation इज यूज फॉर डिपेंडेंसी इंजेक्शन इन स्प्रिंग बूट. When applied to fill setter method or constructor, it allows Spring to automatically resolve and inject required dependency. डिपेंडेंसी इंजेक्शन अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना अभी हमारा जो है अपने हाथ में नहीं है, वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क हैंडल कर लेगा. तो कैसे हैंडल कर लेगा, यूजिंग @autowire annotation का. ठीक है, इन शॉर्ट अगर ये मैं आपको बताना चाहूँ तो ये होता है कुछ. ठीक है, बाय यूजिंग @autowire डेवलपर्स डोंट नीड टू मैनुअली इंस्टेट. जैसे मैंने आपको बताया वो सेम पॉइंट्स अभी यहाँ पे कवर कर रहे हैं. एंड वायर डिपेंडेंसी, हमें खुद का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. स्प्रिंग बूट हमें खुद वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देगा और उसको इंस्टेंशिएट कर देगा, इनिशियलाइज कर देगा. स्प्रिंग बूट स्कैन द एप्लीकेशन कंटेक्स्ट फॉर बिन मैचिंग द रिक्वायर्ड टाइप एंड इंजेक्ट देम ऑटोमेटिकली. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट लॉगिंग इन अ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन. लॉगिंग किस लिए हमें, हाउ कैन यू इम्प्लीमेंट लॉगिंग इन अ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन. अभी लॉगिंग क्या होता है, लॉगिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है किसी भी एप्लीकेशन को ट्रेस करने के लिए. यानी कि हमारे एप्लीकेशन का बिहेवियर किस तरीके का है, कहीं पे कुछ फट तो नहीं रहा है, कहीं पे कोई इशू तो नहीं है, तो वो चीज़ें को ट्रैक करने के लिए बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं लॉगिंग मैकेनिज्म. और इसका तो नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप अगर बिगिनर है या फिर एडवांस लेवल पे है या फिर बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे है, इंटरमीडिएट एडवांस लेवल, तो आपको लॉगिंग मैकेनिज्म का डिपेंडेंसी किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हमें कॉन्फ़िगर करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है. इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो in a Spring Boot application, logging is typically implemented using a logging framework such as Logback or Log4j2. यानी कि ये डिपेंडेंसी है जिसका हम लोग यूज़ करके हमारे लॉगिंग मैकेनिज्म को यूज़ कर सकते हैं.
स्प्रिंग बूट प्रोवाइड्स अ डिफॉल्ट लॉगिंग कॉन्फ़िगरेशन आउट ऑफ द बॉक्स, ऑलरेडी प्रेजेंट है। बट अगर आप चाहते हैं कि अपने एप्लीकेशन को जिसमें आपने लिखा है कोड, उस कोड के अंदर लॉगिंग मैकेनिज्म को यूज़ करें, तो हम लोग यूज़ करेंगे लॉगबैक, log4j2 और एक होता है अभी रिसेंटली लॉम्बॉक। सो लॉम्बॉक के अंदर ऑलरेडी लॉग जो है वो प्रेजेंट है, जस्ट हमें यूज़ करना है @SLF4j एनोटेशन एंड लॉग ऑब्जेक्ट का यूज़ हो गया। हम लोग इन्फॉर्मेशन हो गया, वार्निंग हो गया, डिबग हो गया, एरर हो गया, उसको हम लोग लॉग कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन में और हमारे कंसोल में। यू कैन कॉन्फ़िगर लॉगिंग लेबल अपेंडर, यानी कि हमारा फाइल किस तरीके से जनरेट होने वाला है, क्या हम लोग अपेंड करने वाले हैं, लॉग फॉर्मेट्स, यानी कि जो हम लोग लॉग जनरेट करेंगे उसका फॉर्मेट किस तरीके से होने वाला है, वो हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज और application.yml फाइल। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, दैट इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन मेथड। तो पहला पॉइंट देखिए, द स्प्रिंग एप्लीकेशन रन मेथड इज यूज्ड टू बूटस्ट्रैप एंड लॉन्च अ स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। इट इज टिपिकली इन्वोक्ड फ्रॉम द मेन मेथड ऑफ द एप्लीकेशन एंट्री पॉइंट्स, यानी कि हमारा जो है एप्लीकेशन डॉट रन मेथड जो है, जब भी हम लोग एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का एनोटेशन प्रेजेंट होता है, वहीं पर हम लोग एप्लीकेशन जो है स्प्रिंग एप्लीकेशन और रन मेथड को कॉल करते हैं हमारे एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए। द रन मेथड इनिशियलाइज द स्प्रिंग एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, परफॉर्म ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हो गया, स्टार्ट द एम्बेडेड सर्वर यानी कि टॉमकैट सर्वर को स्टार्ट करना, एंड स्टार्ट द एप्लीकेशन लाइफ साइकिल। इट रिटर्न्स एन इंस्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन कंटेक्स्ट allowing access to the application context and its bin. इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ठीक है। बेसिकली रिटर्न्स करता है इंस्टेंट, जो भी बीन क्रिएट हुआ हर एक बीन को लोड कर लेता है, यानी कि जो भी आपने डिफाइन किया रहेगा, कॉन्फ़िगरेशन आपने डिफाइन किया है तो कॉन्फ़िगरेशन को लोड कर लेता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारा एप्लीकेशन और रन मेथड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्प्रिंग बूट कमांड लाइन इंटरफेस और CLI। स्प्रिंग बूट कमांड लाइन इंटरफेस इज अ कमांड लाइन tool that you can use to run and test Spring Boot application from a command prompt। अगर आप एप्लीकेशन को टेस्ट करना चाहते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से, यानी कि मैनुअली खुद से आप रन करना नहीं चाहते हैं हर एक क्लास फाइल को वन बाय वन, आप क्या करेंगे, कमांड लाइन इंटरफेस का यूज़ करेंगे और उसके बेसिस पे आप हर एक कोड को टेस्ट कर सकते हैं, हर एक कोड को चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं यूजिंग CLI। इट प्रोवाइड्स अ फास्ट वे टू गेट स्प्रिंग एप्लीकेशन अप एंड रनिंग। जैसे मैंने आपको बताया एप्लीकेशन को स्टार्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ डज स्प्रिंग बूट हैंडल डेटा वैलिडेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, ऑलरेडी मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग के ऊपर वीडियो बना दिया है, आप जरूर रिफर कीजिए। किस तरीके से हम लोग अपने फॉर्म के बाद वैलिडेशन अप्लाई करेंगे, किस तरीके से हमारा हर एक फ्लो काम करता है, आप वीडियो देखेंगे वो वाला एक्सेप्शन हैंडलिंग का काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे हमें कंसेप्ट को समझना है कि कैसे एक इन शॉर्ट नॉलेज क्या होता है हमारा वैलिडेशन का। सो पहला पॉइंट है हमारा इन स्प्रिंग बूट डेटा वैलिडेशन कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग वेरियस मैकेनिज्म। वन कॉमन अप्रोच इज टू यूज द वैलिडेशन एनोटेशन प्रोवाइडेड बाय द बीन वैलिडेशन API सच इज नॉट नल हो गया, @size हो गया, @pattern हो गया ऑन द फील्ड ऑफ मॉडल ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आप क्रिएट करते हैं एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, आप चाहते हैं कि एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर वैलिडेशन परफॉर्म करना है, तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, @not null। सपोज फर्स्ट नेम है वो नल नहीं होना चाहिए तो हम लोग चूज करेंगे @not null। देन @size, यानी कि फर्स्ट नेम का लेंथ होना चाहिए मिनिमम सपोज 3, मैक्सिमम होना चाहिए 10, तो वो हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं यूजिंग @size एनोटेशन का। देन पैटर्न, सपोज आप चाहते हैं कि नेम में जो है सिर्फ अपर केस आए या फिर नेम में सिर्फ लोअर केस आए, आपने कोई ईमेल का प्रॉपर्टी क्रिएट किया है, आप चाहते हैं कि ईमेल का प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से हो, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं यूजिंग @pattern एनोटेशन। और भी बहुत सारे एनोटेशन होते हैं, आप उसके लिए मेरा वीडियो जो है एक्सप्लेन हैंडलिंग पे वो चेकआउट कीजिए। बाय इंक्लूडिंग द नेसेसरी वैलिडेशन एनोटेशन स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली वैलिडेट्स द इनपुट डेटा एंड जनरेट वैलिडेशन एरर। अगर सपोज कोई भी वैलिडेशन फटता है तो उसके अगेंस्ट जो भी मैसेज आपने लिखा रहेगा कोड के अंदर वो मैसेज ऑटोमेटिकली मैप हो जाता है। सपोज अगर नल है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर दिखा देंगे कि हाँ नल @not null होना चाहिए, और अगर यह फटता है तो हम लोग मैसेज प्रॉपर्टी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। साइज सपोज 3 स्पेसिफाई करते हैं मिनिमम, मैक्सिमम स्पेसिफाई करते हैं 10। तो जब ये फटेगा यानी कि ये रेंज के बाहर रहेगा
तो हम लोग क्या करेंगे, मैसेज के अंदर वैल्यू स्पेसिफाई कर देंगे कि हाँ फर्स्ट नेम शुड बी बिटवीन 3 to 10 कैरेक्टर, ऐसा स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर ये फटता है तो वो मैसेज हमारा यूआई पे दिख जाएगा। एडिशनली कस्टम वैलिडेशन लॉजिक कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय क्रिएटिंग कस्टम वैलिडेशन क्लासेस एंड मेथड। खुद का भी हम लोग वैलिडेशन यूज कर सकते हैं, यानी कि सपोज @नॉट नल है, @साइज है, @पैटर्न है, तो खुद का एनोटेशन यूज कर सकते हैं, यानी कि कस्टम एनोटेशन, और उस एनोटेशन को हम लोग प्रॉपर्टी फाइल के ऊपर यूज कर सकते हैं, यानी कि जो भी मॉडल का हमने प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे उसके ऊपर हम लोग यूज कर सकते हैं उस एनोटेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि हमारा टोटल 2 क्वेश्चन अभी बाकी है इस पार्ट 2 में, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन इन स्प्रिंग बोट। अगर आप चाहते हैं स्प्रिंग बोट एप्लीकेशन को क्रिएट करना, रेस्ट एपीआई को क्रिएट करना, तो उसमें रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन यूज ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो रिक्वेस्ट मैपिंग बेसिकली क्या करता है, एनोटेशन इज यूज्ड टू मैप HTTP request to specific handler method in a Spring Boot application. It is applied at the method और class level, यानी कि हम लोग क्लास के ऊपर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। लाइक एम्प्लॉय कंट्रोलर है तो ऊपर क्या करेंगे, रिक्वेस्ट मैपिंग /एम्प्लॉय, यानी कि इस कंट्रोलर तक आने के लिए हमें एम्प्लॉय एंड पॉइंट को एक्सेस करना है। फिर उस क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड रहेंगे, सपोज सेव एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय, गेट एम्प्लॉय और अपडेट एम्प्लॉय। तो वो सारे जो भी करंट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं रिक्वेस्ट मैपिंग, जहाँ पे हम लोग उस मेथड का टाइप, यानी कि मेथड पुट है, गेट है, डिलीट है, अपडेट है, क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। अपडेट नहीं होता, जस्ट पोस्ट होता है, सॉरी ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने आपको बोल दिया। तो होता है गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, डिलीट होता है, और भी मल्टीपल ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि रिक्वेस्ट मैपिंग अलाउज डेवलपर टू स्पेसिफाई वेरियस एट्रीब्यूट वर्सेस HTTP मेथड, यानी कि हम लोग क्या यूज़ करेंगे, रिक्वेस्ट मैपिंग, और उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होता है कि मेथड कौन सा रहने वाला है, गेट होगा, पोस्ट होगा, पुट होगा, डिलीट होगा, वो हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं। बट अभी क्या होगा, लेटेस्ट वर्जन में डायरेक्टली हम लोग गेट मैपिंग स्पेसिफाई कर सकते हैं, पुट मैपिंग, डिलीट मैपिंग और पोस्ट मैपिंग। सो रिक्वेस्ट मैपिंग भी यूज कर सकते हैं, और डायरेक्टली हम लोग उस एनोटेशन के आगे मैपिंग वर्ड यूज करके हम लोग उसको अचीव कर सकते हैं। लाइन जो है एक रिड्यूस हो गया, लाइन को रिड्यूस नहीं बोलेंगे, जो शॉर्टकट फॉर्म हम लोग यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा फाइनल क्वेश्चन है, और इसके बाद हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाएगा। हाउ डज स्प्रिंग बूट इंटीग्रेट्स विद कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म लाइक डॉकर एंड कुबरनेटिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने सबसे लास्ट में रखा है। तो स्प्रिंग बूट इंटीग्रेट्स seamlessly with containerization platform like Docker and Kubernetes. You can package a Spring Boot application as a Docker image by creating a Docker file that includes the necessary dependency and configuration. अभी देखिए हमारे पास एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में आप चाहते हैं कि डेटाबेस कनेक्टिविटी हो गया, आप चाहते हैं कि अपाची का आप डाउनलोड ना करें, उसको कॉन्फ़िगर ना करें, हम लोग क्या करेंगे, डॉकर फाइल का यूज़ करेंगे, जहाँ पे हम लोग अपने डिपेंडेंसी को स्पेसिफाई करते हैं। डिपेंडेंसी मतलब एक इमेज होता है, जिस इमेज को हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे, और जैसे आप डॉकर के थ्रू एप्लीकेशन को रन करेंगे, उस इमेज को डॉकर के हब से पुल करेगा और हमारे एप्लीकेशन में कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो हमें खुद से किसी भी चीज़ को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे हो जाता है। The image can be built and deployed to a containerization platform like Docker, Swarm, or Kubernetes. Spring Boot also provides features like externalized configuration and health indicator, which can be leveraged by container orchestration platform for efficient management and scaling of the application. जो Kubernetes होता है और Docker होता है, हमारे एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपने एक एप्लीकेशन क्रिएट किया, उस एप्लीकेशन का इमेज कोई भी यूज कर सकता है। आप क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन आपने क्रिएट किया, सपोज कैलकुलेटर, आप क्या करेंगे, उस इमेज को क्रिएट करेंगे और उस इमेज को आप क्या करेंगे, पुश कर देंगे डेटा हब के रिपोजिटरी पे। तो जो भी वो इस इमेज को स्पेसिफाई करेगा, उसका वर्जन स्पेसिफाई करेगा, वो उसको डाउनलोड करके उसको यूज कर सकता है। तो कुबरनेट्स का काम होता है कि हमारे एप्लीकेशन में हर एक चीज़ प्रॉपर्ली चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पॉड चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या फिर हमारे एप्लीकेशन में लॉग्स प्रॉपर्ली चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, कोई कॉन्फ़िगरेशन में कोई इशू है कि नहीं इशू है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस कुबरनेट्स के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए
इन डेप्थ में वीडियो ऑन दिस टॉपिक डॉकर एंड कुबरनेट्स, वो भी आप बता सकते हैं। कैसा ना ये टॉपिक और ये क्वेश्चन का एक आपको एक आंसर पता होना चाहिए, किस तरीके से आंसर करना है। अगर आपको इन डेप्थ में चाहिए तो वो वीडियो मैं आपको दे दूंगा, बट काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा इस वीडियो में कवर करने के लिए। इसलिए मैंने इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको कवर करके दे रहा हूँ कि हाँ, अगर आप ये बोल देंगे तो इंटरव्यूअर सेटिस्फाई हो जाएंगे आपसे, ठीक है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक किए बिना मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद।